हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, बिंदास हो, मुस्कुरा रहे हो ना? नहीं? और क्यों नहीं? चलो मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो। एक तो इतनी प्यारी सी लड़की आपको बोल रही है मुस्कुरा दो, शर्म नहीं आती ना? मुस्कुराओ। हाय, इसे कहते हैं दिल का सुकून मिलने के साथ अपनी बेटी की नजदीकी। जैसे अपर्णा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बंधनों को बेहद अच्छे से समझती थी वो, और इस सोच में उसका सर जैसे बोझ से दब गया था। घर के सारे काम निपटाने के बाद भी मन का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था, और आखिरकार जैसे वो खुद से भाग रही हो, उसने पुराने ट्रांजिटर रेडियो पर गाना चला दिया। एक धीमी मधुर धुन हवा में तैर गई थी। अपर्णा ने धीरे धीरे हाथ उठाए, कदम बढ़ाए और अपने शरीर राग और लय में बहने के लिए आजाद कर दिया था। वो नाच रही थी, अपने डर को मिटाने के लिए, अपने भीतर के तूफान को थामने के लिए। घूमते हुए उसके बाल पसीने से गीले होकर गले में चिपक गए थे। पैर जैसे हर दहलीज को तोड़ने की अथक परिश्रम कर रहा था। माथे पर चमकते पसीने की बूंदें, आंखों में एक थकी हुई पर अडिग चमक। उसके सलवार सूट का हल्का कपड़ा लहराते हुए उसकी थकान और उसकी ताजगी दोनों को उजागर कर रहा था। उसी क्षण वो अकेली नहीं थी, वो अपने भीतर के बोझ से जूझती एक औरत थी, जिस पर कई लांछन लग सकते थे। और तभी डोरबेल बज उठी। संगीत अचानक मानो ठिठक गया। अपर्णा ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने आरोही खड़ी थी। उसकी आंखें अपर्णा को देखते ही उस पर ठहर गई। वो अपर्णा को देखती रही, जैसे किसी दुर्लभ दृश्य से सामना हो गया हो। सामने पसीने में भीगी अपर्णा, गालों पर लाली, सांसें भारी, और चेहरा चमक से भरा हुआ था। आरोही की नजरें कहीं और जाने को कहाँ ही राजी हो सकती थी। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे दोनों ही सांसों की एकमात्र आवाज हो। भीतर से अब भी धीमी धुन की गूंज आ रही थी, जैसे कोई अनजाना रहस्य उनकी खामोशी में संगीत बन गया हो। दोनों की ही सांसें तीव्र, और अपर्णा को अचानक अपनी हालात का एहसास हुआ। उसने जल्दी से नजरें झुका ली अपने बदन पर, जैसे उस चुनरी को ठीक किया, जाने क्या ढकना चाहती थी, और साइड से हटकर दरवाजे से उसे रास्ता दिया। अंदर आइए। आरोही धीरे धीरे अंदर आए, मगर दरवाजा पार करते वक्त उसकी आंखें फिर से अपर्णा पर टिक गई। वो मुस्कुराई, बिना किसी शर्म, बिना किसी डर के। उसके कदम रुकने को नहीं थे, पर उसकी नजरें अपर्णा की जैसे हर सांस को पकड़ रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद आरोही उसके बेहद पास आती, और अपर्णा और आरोही के बीच की दूरी लगभग कम हो रही थी। अपर्णा पीछे की तरफ बढ़ती, लेकिन दीवार से टकरा जाती। आरोही उसके बेहद नजदीक, आवाज धीमी पर हर शब्द जैसे भार लिए हुए थे। आंखें जैसे अपर्णा के हर जिस्म के अंगों का जायका ले उसे निहार रही हो, और हर जगह पर उसकी नजर जैसे कोई राग छेड़े हुए थी अपर्णा के अंदर। आपको पता है मिसेस दुबे, अभी जैसी दिख रही है ना आप, चलिए हम कुछ नहीं कहते, वरना फिर से आप हमें जाने क्या कह दे, कैसी ही धमकी दे दे। अपर्णा ने झटके से उसकी ओर देखा। आरोही मुस्कुराते हुए आगे कहती, पर एक बात जरूर कहेंगे हम, आपके पास ये हुनर है नजरें पकड़ लेने का, किसी को भी थाम देने का।
बेहद सामान्य होते हुए भी किसी को रोक लेने का हुनर बखूबी है आपके पास मिसेस तो। अपर्णा का दिल एक पल को कांप गया था। उसकी आंखों में जैसे कुछ और ही एहसास थे, लेकिन फिर जैसे वो खुद को एहसास दिला सकी थी कि वो एक शादीशुदा एक बच्ची की माँ है। और आंखों में अब एहसास की जगह गुस्सा, डर और कहीं गहरी छिपा एक अनकहा कंपन नजर आया। उसने होठ भींचे, कुछ कहे बिना बस उसे घूरती रही और आरोही की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी नजरों में एक चुनौती थी, एक खेल था। और अपर्णा उसे घूरते हुए आंखों के पीछे पहली बार अपने दिल की धड़कन से डर गई थी। बिना एक शब्द कहे वो आरोही के पास से गुजरते हुए कमरे की ओर चली गई, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर वो अपने भीतर की दीवार को टूटते सुन रही हो। वरना उसके सामने से जाती हुई अपने सामान को समेट रही थी, और इसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसे एक आवाज चौंका देती है। हमें नहीं दिखाएंगे अपने नृत्य मिसेस दुबे। आवाज हल्की थी मगर उसके पीछे चुनौती छिपी थी। अपर्णा ने झटके से पीछे घूम कर देखा। आरोही वहीं खड़ी थी, बिल्कुल पास, होठों पर आधी मुस्कान लिए, और अगले ही पल बिना किसी इजाजत के आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। कमरे में अभी भी धीमी संगीत की धुन बज रही थी। अपर्णा का संतुलन बिगड़ा और अपने शरीर और आरोही के बीच की निकटता ने जैसे उसकी सांसें रोक दी थी। सांसों पर लगा अंकुश से ज्यादा उसके अंदर तैर रहे तूफान ने उसे बेचैन किया था। आरोही ने उसके हाथ को अपने कमर पर कसकर थाम दिया और अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा। धीरे धीरे उनके हाथों को कंधे तक खींचते हुए कहती, बस एक बार मिसेस दुबे, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर आपके अंदर कौन कौन सी कला भरी है। कमरे में अब भी रेडियो की धीमी धुन गूंज रही थी। आरोही अपनी ओर खींचे हुए अपर्णा को देख रही थी, ऐसे जैसे उसकी आंखों में कोई ताल हो, कोई लय छिपी हो, जिसे आरोही पढ़ना चाह रही हो, सुनना चाह रही हो, समझना चाह रही हो। अपर्णा ने छूटने की पूरी कोशिश की। होश में आते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आरोही, छोड़िए मुझे। लेकिन आरोही की पकड़ ढीली नहीं हुई। वो अपर्णा को लिए जैसे उस धुन पर थिरकना चाह रही थी। उसकी आंखों में कुछ देखना चाह रही थी, मगर उसकी और कसती हुई धीमी ठंडी आवाज में कहा, आप जितना भागेंगी उतना ही मैं आपके पीछे आऊंगी मिसेस दुबे। मैं ये क्यों कर रही हूँ मुझे पता नहीं, पर क्या आप एक बार मेरे साथ डांस नहीं कर सकती? ये सुनते ही अपर्णा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। आरोही पीछे की ओर लड़खड़ा गई, पर मुस्कान उसके चेहरे से हटी नहीं थी और अपर्णा की आवाज कांप रही थी, गुस्से में और जाने किस एहसास में। फिर भी वो सख्त थी। बस आरोही, अपनी दहलीज पार मत कीजिए। जितना हो सके दायरे में रहिए। मुझे दायरा भूलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी। फिर धीरे धीरे आरोही उसकी ओर बढ़ती है, आंखों में तीखा गुस्सा और होठों पर जकड़ी हुई मुस्कान। दायरा क्या होता है? दायरा मिसेस दुबे, आप बताएंगी दायरा क्या होता है? दायरा वो तहजीब है जिसमें आप जैसे लोगों को रहने के लिए ही इसे बनाया गया है, वरना पता नहीं आप जैसे लोग कब क्या करें। बहुत स्वतंत्र मिजाजी है ना आप। और इतना कहना ही था कि कुछ चुभ गया था आरोही के अंदर। नहीं मिसेस दुबे, दायरा हम जैसे लोगों को अपनी दहलीज में रखने के लिए नहीं बनाया गया।
वो नकली दीवारें हैं जिन्हें आप लोगों ने खड़ा कर लिया है ताकि भीतर की चाहत, भीतर का सच और भीतर की उम्मीदें दबी रहे। अपर्णा एकदम से पीछे हटी। आंखों में डर था, डर कि कहीं उसके अपने ही शब्द से धोखा न दे जाए। आरोही उसके और नजदीक आती, आवाज अब धीमी पर चुभती हुई थी। आपने कहा कि मैंने दायरा क्रॉस किया है ना मिसेस दुबे? आप जानती हैं दायरा तोड़ना कैसा होता है? दायरा तोड़ना वो होता जब मैं आप कैसे लो को कहती कि आप डरपोक हैं। दायरा तोड़ना वही होता है जिसे आप दयनीयता कहती हैं। आप जैसे लोग जिन्हें समाज का डर जो जीते हैं किसी और की निगाह के लिए। यही है ना दायरा? अपर्णा कांप उठी। उंगलियां उसके खुद के ही कपड़े में कसकर चुभती जा रही थी। आरोही ने आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे अपने गुस्से की लपट अपने भीतर को धीरे धीरे बुझने के लगा रही। जब उसने आंखें खोली उनमें अजीब सी नरमी मगर अब भी चुनौती भरी मुस्कान थी। वो अपर्णा के बिल्कुल करीब आई, बहुत धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहती, आप डरती हैं मिसेस दुबे, आप बहुत डरती हैं। और आपने कहा कि हम दायरा भूल गए। अगर हम सचमुच दायरा भूलते ना तो ये होठ अब तक ऐसे नहीं रहते आपके। ये लटें, उसने अपर्णा के गले में चिपकी भीगी लटों की ओर इशारा किया। इसे मैं अपने हाथों से हटा चुकी होती और ये चुनरी मैं इसे आपके गले पर यूं बांध देती कि मुझे ये गला ही दिखाई ना दे। लेकिन फिर भी मैंने आपके दायरे का उल्लंघन नहीं किया। मैंने बस एक छोटी सी सिफारिश की थी, और वो भी अगर आपको दायरे का उल्लंघन लगता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मिसेस दुबे। हो सकता है कि मैंने गलती की हो। अपर्णा की सांसें अनियंत्रित थी, उसकी आंखें चौड़ी पर शब्द बंद थे। आरोही ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। कुछ पल उसे देखा एक गहरी थकी हुई नजर से, और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाती और पलट कर सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती। दरवाजा बंद होने पर आवाज गूंजी। अपर्णा वहीं खड़ी रह गई। उसकी धड़कनों की रफ्तार जैसे किसी और ही संसार का आईना थी, जहाँ चाहत और डर एक ही साथ कैद थे, मगर उसके दिमाग में अब भी गुस्से का उबाल था। ये लड़की ये सब्र की हर दीवार तोड़ सकती है। मुझे इसे रोकना होगा अभी यहीं पर। और उसी सोच के साथ अपर्णा खड़ी रही, अपनी टूटी हुई सांसों और बुझती आंखों के पीछे छिपे तूफान के साथ। घर लौटने के बाद आरोही अपने कमरे में ही थी, जाने किसी असाइनमेंट पर काम कर रही थी, और तभी उसका फोन बज पड़ा। वो फोन उठाती है और कहती है, हाँ आर्या बोल। क्या बात है मैडम, आप तो वापस ही नहीं आ रही? अरे मैं आज कॉलेज आई थी, लेकिन फिर मुझे तेजी से घर आना पड़ा। घर मतलब तू अपने घर पर है? नहीं ना, सिया के घर पर हूँ। अच्छा, और उसकी माँ से मिली? कैसी है वो? पता नहीं कैसी है, पर जैसी भी है थोड़ी अजीब है। क्यों, कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। तू ये सब छोड़, तू बता कहाँ हो तुम लोग? कहीं नहीं, बस कल मिलने का प्लान कर रहे हैं और आपको आना है, इस कारण से आपको इन्फॉर्म करना था। अच्छा, और वो कहाँ पर? कहीं नहीं, कॉलेज के सामने वाले कैफे में। और कोई अर्जेंट? हाँ, सिया के लिए कुछ प्लानिंग करनी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ, वो मुझे पता था, सिया की बात हो और आप ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्यारी बच्ची है, बस इसलिए। बच्ची ही है ना? हाँ बाबा, बच्ची ही है। वैसे हमें तो कुछ और ही डाउट है। और वो क्या? वो तू भी जानती है। और इसके साथ ही दोनों हंस पड़ते हैं। दोपहर का समय बीत गया था और इसके साथ ही शाम होने वाली थी।
तभी एक बार फिर से आरोही अपने कमरे से बाहर निकलती है। पूरे घर की शांति उसे आश्चर्यचकित कर रही थी। एक महिला आखिर इस इतने शांत घर में अकेली कैसे रहती है, ये सवाल अचानक से उसके दिमाग में उमड़ पड़ा था और वो अचानक से अपनी नजरें झुकाते हुए घुमाते हुए पूरे घर का मुआयना करती है। लेकिन अभी भी उसे अपर्णा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है, किचन में जाकर पानी पीती है और इसके साथ ही बाहर आती है। बाहर देखा उसने इज़ल पर आधी बनी हुई पेंटिंग रखी थी। रंगों की रेखाएं अब भी गीली थी, जैसे उनमें अपर्णा की सांसें अटकी हो। आरोही पास की कुर्सी पर बैठ गई, हाथ में एक ब्रश उठाकर उसे घुमाने लगी। अपर्णा ने उसे एक नज़र देखा और फिर इग्नोर करना ही जरूरी समझा था। लेकिन आरोही का वही अंदाज, हल्का शरारती और बेपरवाह। वैसे मिसेस दुबे, आप हर स्ट्रोक इतना सधा हुआ क्यों करती हैं? जरा भी खुलापन नहीं, सब इतना बंधा बंधा, इतना अनुशासित। पेंटिंग में भी इतनी औपचारिकता। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में छेड़खानी। और अपर्णा ने पैलेट नीचे रखा, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर उत्तर बेहद सधा और गंभीर था। कैनवास पर अनुशासन जरूरी है मिस आरोही। रंग बहक जाए तो तस्वीर बिखर जाती है, जैसे रिश्ते बहक जाए तो घर। इसी कारण से हर एक चीज के लिए अनुशासन का निर्माण हुआ है। हर रेखा का अपना वजन होता है, उसे निभाना पड़ता है। आरोही ने होठ कसकर हंसी दबाई और फिर झुक कर कहती है, इतनी गार्डेड क्यों रहती हैं आप मिसेस दुबे? लगा जैसे आपने अनुशासन पर अभी अभी जो प्रवचन दिया वो पेंटिंग के लिए नहीं, रिश्तों के लिए थी, मर्यादा के लिए थी, संस्कृति के लिए थी, आपके इस समाज के लिए थी। आखिर इतने बंधनों में बंधने का फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है कि हम सामाजिक कहे जाते हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि आजकल की स्वतंत्र मानसिकता सामाजिक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आजकल की स्वतंत्र मानसिकता सामाजिक है, क्योंकि समाज में दायरे होते हैं, समाज में अनुशासन होता है। खैर, मैं आपसे सामाजिक दायरे पर किसी और दिन बहस करूंगी मिसेस दुबे। फिलहाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, इतनी गार्डेड रहने के बाद भी तो इतनी डरी सहमी सी रहती हैं आप। आखिर किस बात का डर है आपको? कोई हुकूमत तो नहीं करता ना आप पर? और आरोही ने इस तरह से, इस अंदाज में ये बात पूछी। अपर्णा के भीतर जाने कोई पुराना दुख उमड़ आया हो। शब्द छोटे थे लेकिन कमरे में गूंज गए, जैसे सारी पेंटिंग अचानक जीवित होकर सुनने लगी हो। अपर्णा का चेहरा उस दर्द से कठोर हो गया, उसकी आंखों में ठंडक उतर आई, स्वर संयत मगर तीखे हो गए। आरोही, तमीज नाम की कोई चीज होती है, ये सब कोई मजाक का विषय नहीं होता। आरोही को झटका लगा। उसे लगा कि यह हल्की छेड़खानी थी, लेकिन अपर्णा के चेहरे की गंभीरता ने उसकी उम्र और उसकी दुनिया का अंतर साफ कर दिया। वो हंस पड़ी, मगर हंसी में बचाव छिपा था। अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। आप तो बात का बतंगड़ बना रही है मिसेस दुबे। यही समस्या है, तुम्हें सब कुछ हल्के में लेने की आदत है। न कला की मर्यादा समझती हो, न संबोधन का सम्मान। शायद यही तुम्हारी पीढ़ी की बिगड़ी हुई सोच है। एक बिगड़ी शहजादी हो तुम, जो अपने माता पिता के पैसे पर ऐश कर रही हो, कॉलेज में बैठी रहती हो, जाने कितनी सारी डिग्रियां लेती रहती हो और हंसी मजाक की पात्र हो। हर बात मजाक, हर रिश्ते खेल। इससे ज्यादा आज की जनरेशन को आता क्या है? आरोही की हंसी रुक गई, उसकी आंखों में आक्रोश की झलक थी। वो चेयर से उठती। हाउ डेयर यू, आप मुझे समझते ही क्या है कि इतना बड़ा इल्जाम दे दिया। बिगड़ी हुई शहजादी, माता पिता के पैसे पर ऐश। मेरे तो मन में जो आया मैं बस खुलकर बोल देती हूँ। तो क्या आप अपने जैसे रिजर्व लोग हम सबको हल्का और गैर गंभीर समझते हैं? आज की जनरेशन को इस तरह से आंकते हैं। क्यों?
क्योंकि आज की जनरेशन आपके उलझे हुए सामाजिक बंधनों पर सवाल ठोकती है। उस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होता। बरसों से निभाई आ रही मर्यादा को निभाने की आपके हुनर आज की जनरेशन को समझ नहीं आते, इसलिए हम गैर गंभीर हैं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। बाहर हवा में पत्ते सरसराए और फिर थम गए। अपर्णा ने धीरे से ब्रश पानी में डुबो कर रख दिया। उसकी आवाज अब थकी हुई लेकिन सख्ती बनी रही थी। तुम नहीं समझोगे आरोही, तुम्हारे लिए हर बात बस प्लेफुल है। चिल, यही ना तुम लोगों के शब्द हैं। लेकिन हर कैनवास हंसी ठिठोली से नहीं भरी जाती। कुछ सीमाएं होती है जिन्हें जानना जरूरी होता है, और सभी को वो जानना चाहिए, खास करके लड़कियों को। एग्जैक्टली मिसेस दुबे, खास करके लड़कियों को। अब आई ना अपनी सही बात पर। अब आरोही की उंगलियां पैलेट पर टिक गई, आंखें नीचे भारी हुई। चोट और गुस्से में वो धीरे से एक कदम पीछे हटाती। शायद आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक बिगड़ी हुई लड़की हूँ। ठीक है, अगर आपका यही मानना है तो मान लीजिए, लेकिन याद रखिए मिसेस दुबे, हर मुस्कान के पीछे हल्कापन नहीं होता, और हर सवाल के पीछे बगावत जरूरी नहीं। मुमकिन है कि उस सवाल पर मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए, खुद से सवाल पूछे जाए। ये नहीं कि सामने वाले को जलील किया जाए, उसे नीचा दिखाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समर्पित किया जाए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, आपको शायद हमारी जनरेशन में थोड़ा कुछ सही लगे। उसके कदमों की आहट कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। अपर्णा खिड़की के पास खड़ी उसे देख रही थी, और आरोही फिर से अपने कमरे में चली गई। धूप ढल रही थी और दिल के किसी कोने में हल्की कसक उठी। अपर्णा सोचती, क्या सचमुच मैंने उसे गलत समझ लिया, या वो सचमुच उतनी ही बेपरवाह है जितनी दिखाई देती है। कैनवास अब भी वहीं रखा था, अधूरा, खामोश, पर कमरे के भीतर शब्दों को गूंज अब भी थमी नहीं थी। शब्दों की वो गूंज अब भी थरथरा रही थी, जैसे अपर्णा के कहे शब्द उसे ही धिक्कार रहे हों। लेकिन उसकी सख्ती उस धिक्कारते शब्द को नजरअंदाज कर गई थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, इश्क करते